नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो आज हम लोग कर रहे हैं सेट 9 का सॉल्यूशन, देखेंगे इसके हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले जो भी ऑनलाइन जुड़ना चाहता है हमारे साथ, आपको पता है, ठीक है, ऑनलाइन हमारे साथ जो कोई भी जुड़ना चाहता है तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, 999 वाले पर और इस पर। ठीक है, चाहे कॉल करें या फिर हमें चाहे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं फुल लेंथ, साथ ही साथ ठीक है आपको क्या मिलता है 199 रुपीज में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो अगर जिसको भी चाहिए, जिसको भी खरीदना है, जबरदस्ती नहीं है। बाकी आपको पता है यूट्यूब पर सॉल्यूशन डलता है तो काफी छात्र वहां से भी देखते हैं, आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो हिंदी का पहला प्रश्न हम पे था, चांद पर थूकने मुहावरे का अर्थ है। भाई चांद पर थूकना, अब चांद पर कौन थूकेगा भाई, है ना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो चांद पर थूकने का अर्थ क्या हो जाएगा, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, यानी ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। चांद पर थूकना मतलब क्या है कि जब हम कभी किसी भले व्यक्ति पर कलंक लगा रहे हैं, बोलते नहीं, अगर हम मान लो कि अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कोई अच्छा सा मित्र है तुम्हारा, तुम्हें पता है यार कि ये चोरी नहीं कर सकता, पर क्या है कि तुम उस पर शक कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उस पर शक करने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग चांद पर थूक जैसा रहे, मतलब कि भले आदमी पर कलंक लगाना कि यार इसने ऐसा किया ही किया होगा, तो इसी का अर्थ होता है चांद पर थूकना। ठीक है, तो चांद पर थूकने का अर्थ क्या हुआ, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। देखो मुहावरे और ये लोकित्या बहुत से लोग हल्के में लेके जाते हैं, इस बार तो गढ़वाली कुमाऊनी डाल रहा है, वैसे ही आप लोग फंस जाओगे। बट इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर ज्यादातर वो फंसाएगा कहां को, ऑप्शन जो है बहुत क्लोज रखता है, एक जैसे ऑप्शन रखेगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, इसका ही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ज्यों ज्यों बूढ़े हुए शाम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जनु जानो मनु मानो, इसकी आपको ट्रिक बताई है, जनु जानो, ठीक है, जनु जानो मनु मानो, मनु मानो, ये सब आपको ट्रिक बताइए, जनु जानो मनु मानो ज्यों, मतलब जहां पर भी ये वाचक शब्द आपको दिख जाए तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ना ही उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मतलब सीधा सीधा कि उत्तेजित किसी चीज को उत्प्रेक्षा करना। ठीक है, उपमा अलंकार, उपमा में उपमान का क्या होता है, तुलना होती है भाई, यहां पर तुलना, सा सी से सम। ठीक है, इसका वाचक चिन्ह क्या होते हैं, सा सी से सम, तो ऐसे वाचक चिन्ह भी हमें यहां नहीं दिख रहे कहीं भी, जो जो त्यों त्यों दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कैंसिल हो चुके हैं। अब ऑप्शन सी और डी बचता है, तो सी से पहले हम लोग डी को चेक कर लेते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, यमक अलंकार कहता है एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या 2 बार हो और उनके अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे मैंने काली घटा का घमंड घटा बार बार एग्जाम्पल देता हूं, तो जो 2 घटा घटा शब्द आ रहा है, एक घटा बादल हो जाएगा, एक घटा कम होना हो जाएगा। वैसे ही कनक कनकते 100 गुने आपके एग्जाम में आ चुका है, एक कनक का मतलब सोना, दूसरा कनक धतूरा, तो ये एग्जाम्पल भी यहां पर नहीं हो जाएगा। क्या होगा, यहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, ठीक है, और अर्थ भिन्न होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, मुझे सजना के लिए। अब ये 2 सजना है, एक तो ये सजना क्या है, पिया है, मतलब उसका जो पति है भाई, ये उसका सजना, मतलब ये तैयार होना है, उसे तैयार होना है किसके लिए, अपने पति के लिए, तो वो क्या कह रही है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये चीजें समझनी है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल। ऑप्शन सी बचता है विरोधाभास, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जहां पर भी आपको ये नोट करना है, जहां पर भी वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, मतलब यहां पर क्या होगा, वास्तविक विरोध नहीं होगा लेकिन खाली विरोध का क्या होगा, आभास होगा, तो वहां पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सामान्य कार्यालय पत्रों में निम्न में से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। कार्यालय पत्र आपको बता चुका हूं, कार्यालय पत्र क्या होता है आपका, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, चाहे नियुक्ति, अभी जो पुलिस वाले हैं इनको कल परसों में नियुक्ति मिल गई भाई, ठीक है, ट्रेनिंग पे चले गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका हुआ है, आपके भाई बहनों का हुआ है, उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम में आप सभी लोगों का चयन हो जाएगा। ठीक है, तो नियुक्ति या फिर पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति मैंने उस दिन बताया था, पदोन्नति हो गया, नियुक्ति हो गया, जब भी ये चीजें आपको मिलती है तो कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय पत्र आपको आता है, उस चीज में आपको यहां पर बताना है घटक नहीं किया जाता, उल्लेख, ठीक है, नहीं किया जाता, ये चीजें नोट करने वाली होती है नहीं, यहीं पर फंसता है आदमी।
तो पत्र क्रमांक, देखिए सरकारी पत्र की विशेषता होती है, कोई भी सरकारी पत्र जो होता है बिना पत्र क्रमांक के तो हो ही नहीं सकता है। सबसे ऊपर ही जो होता है कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको जो पत्र क्रमांक होगा, कौन से क्रमांक का पत्र है, ठीक है। विषय भी आवश्यक होगा भाई, पता तो लगे क्या है, नियुक्ति है, पदोन्नति है या क्या है। तो इसमें जो हो जाएगा प्रेषक अधिकारी का नाम, बिल्कुल अधिकारी का नाम भी होगा भाई। संदर्भ यहां पर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर नहीं होगा क्योंकि आपसे नहीं है पूछ रहा था, ठीक है। सामान्यतः कार्यालय पत्रों में निम्न में से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, तो संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता। बाकी मैंने आपको बताया है कार्यालय जो आदेश होता है इसकी शैली कौन सी होती है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है, अन्य पुरुष शैली। तो इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं, अन्य पुरुष शैली में ये लेटर जो है लिखा जाता है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, कौन सी शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में। बाकी आपको बता दिया आपका चाहे स्थानांतरण हो, पदोन्नति हो, कुछ भी हो इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, पत्र लेखन में पूर्वाचार संबंध में क्या तात्पर्य है। तो पत्र लेखन में पूर्वाचार मतलब पहले से भाई, पूर्वाचार, ठीक है। पत्र लेखन में पूर्वापर, ठीक है, पूर्वापर संबंध में क्या तात्पर्य है, पूर्वापर संबंध में क्या तात्पर्य है। पत्र की तिथि में लिखना, पत्र लेखन में पूर्वापर संबंध से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पूर्व लिखित पत्रों से संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा भाई। यहां कह रहा है पत्र लेखन में पूर्व पर संबंधों से क्या तात्पर्य है, मतलब पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ देने को क्या कहा जाता है, पूर्व पर कहा जाता है। तो इस चीज को समझना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तट की खोज किसका उपन्यास है भाई, तट की खोज उपन्यास है। सबसे पहले तो ये क्या है, उपन्यास है, और किसका हो जाएगा, अगर आपने हरिशंकर परसाई पढ़ा होगा, तट की खोज ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी का, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हरिशंकर परसाई जी के रिवीजन मान लेते। जन्म की इनकी बात करूं तो 1922 में हरिशंकर परसाई जी का जन्म होता है, ठीक है। जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जन्म के अलावा अगर मैं बात करूं उपन्यास की, तो रानी नागफनी की कहानी भी इन्हीं का है, रानी नागफनी की कहानी, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी ये चीज नोट करनी है, ठीक है। आपको हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं बताता हूं, परसों भी बोला था, लिखने में डेटा ज्यादा आपका भी खर्च हो जाता है, वीडियो लेंथी बन जाती है। तो रानी नागफनी की कहानी लिखिएगा। साथ ही साथ आप इनकी लिख सकते हैं ज्वाला और जल, ठीक है, ज्वाला और जल लिखिएगा, ज्वाला और जल, ठीक है। तट की खोज, कौन सा है इनका, तट की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तट की खोज किसका उपन्यास है, तो हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है, ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। ये तीनों ही हरिशंकर परसाई जी के कहानियां इनकी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कहानियां, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, कहानी इनकी हो जाएगी हंसते हैं रोते हैं, लिखिएगा, ठीक है, हंसते, ठीक है, लिखिएगा भाई नोट कर हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, रोते हैं, ये किसकी कहानी हो जाएगी, हरिशंकर परसाई जी की हो जाएगी। इसके अलावा इनकी और कौन कौन सी है भाई, हंसते हैं रोते हैं इनकी हो जाएगी, ठीक है। दो नाक वाले लोग, ठीक है, दो नाक वाले लोग, ठीक है, दो नाक वाले लोग भी इन्हीं की हो जाएगी। तो ये सब हरिशंकर परसाई जी की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इनका भीड़, ठीक है, भीड़ के खतरे, ठीक है, भीड़ के खतरे भी इनकी हो जाएगी, अदब भीड़ के खतरे, तो ये सभी इनकी हो जाएगी भाई। और इनकी जो पत्रिका थी, पत्रिका का नाम क्या है पूछा जाता है, पत्रिका इनकी कौन सी थी, नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इनकी जो पत्रिका हरिशंकर परसाई जी की, ये इसका नाम है वसुधा, ठीक है, वसुधा। ये किसकी पत्रिका है भाई, वसुधा, ये हो जाएगी हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। वसुधा किसकी पत्रिका है, सॉरी पत्नी कह रहा हूं, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की। बाकी राहुल सांकृत्यायन को आपको पता है घुमक्कड़ शास्त्र के कवि थे, ठीक है, 1958 में क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है भाई, ठीक है। शैलेश मटियानी, इनका संबंध कहां से, अल्मोड़ा जिले से हो जाएगा, इनकी भी काफी रचनाएं मिलती है, कभी और पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन है, जन्मभूमि किसका काव्य है। तो जन्मभूमि पहले तो क्या है भाई, काव्य है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ना ये भी पूछ लेता है किस विधा की रचना है कि क्या है, तो यहां पर जन्मभूमि आपको बताना है कि क्या है, चाहे काव्य है या है, तो यहां पर तो आपको दिया है काव्य है, ठीक है। अब काव्य की बात करें, जन्मभूमि किसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या हो जाएगा, जन्मभूमि। और यहीं पर अगर मैं बात करूं क्या है, ये काव्य है। इसके अलावा इनके काव्य कौन कौन से थे भाई, अनामिका, ठीक है, अनामिका, हमने देखा ना, अनामिका 1, अनामिका द्वितीय, दोनों ही इन्हीं का काव्य है। इसके अलावा इनका हमने कौन सा देखा, परिमल गीतिका, ठीक है, परिमल, ठीक है, गीतिका इन्हीं का है। कुकुरमुत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुकुरमुत्ता, ये 2 बार पूछ चुका है, कुकुरमुत्ता किसका काव्य है, तो ये हो जाएगा निराला जी का। नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते, क्या
नए पत्ते भाई, ठीक है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, नहीं रही है, इसी की लाइन आई थी, पट नहीं रही है भाई, किसमें, पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। वहीं पर सबको जो है धराशायी कर दिया था, तो ये चीजें नोट कर कर चलना। अट नहीं रही है आपके पटवारी के एग्जाम में आ चुका है, इसकी लाइन आई थी पट नहीं रही है वाली टाइप, ठीक है। तो उस चीज को देख कर जाना थोड़ा सा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकी ये तो सब इनकी हो जाएंगी, ठीक है। इनके अलावा आपको नोट कर कर चलना है कि इनका क्या है, तुलसीदास, अणिमा, बेला, ठीक है, तुलसीदास, ठीक है, तुलसी दास भी रचना काव्य इन्हीं का है, अणिमा, ठीक है, अणिमा, बेला, ठीक है, अणिमा, बेला, ये सब इन्हीं की क्या है, काव्य रचनाएं भाई, किसकी, ये हो जाएंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और ये क्या है, छायावाद के एक प्रमुख कवि है भाई, छायावाद के कवि आपको हमेशा बताता हूं ना, SSJ में, ठीक है। तो छायावादी कवि थे ये, इनकी ये सारी कविताएं हैं। इसके अलावा इनकी जो 3 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी थी, पहले भी बताया है, जितनी बार आता है उतनी बार बताता हूं पत्रिका, ठीक है। पत्रिका कौन कौन सी हो जाएगी, सुधा, समन्वय, मतवाला, SSM, ठीक है, सुधा, सुधा, समन्वय, समन्वय, ठीक है, समन्वय, मतवाला, ये किसकी पत्रिकाएं हैं भाई, ये सब पत्रिकाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कौन कौन सी, सुधा, समन्वय, मतवाला। देखिए कवि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार आते हैं, इनको छोड़कर जाने की गलतियां मत करना। एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, पुलिस के एग्जाम में 4 आए थे, इस बार तो 2 तो कंफर्म है, 2 हमेशा से कंफर्म है, और हो सकता है डीपली पूछे तो 3 भी ना पूछ ले इससे, ठीक है। तो ये चीजें पढ़कर जाना। बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जाकी रही भावना जैसी, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस कवि, किस कवि की पंक्तियां हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो भाई ये लाइनें हैं, ये हो जाएंगी तुलसीदास जी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की ये लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अब ये होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आप कितने ही रट लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कितने ही क्वेश्चन रट लोगे ऐसे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये किसकी लाइनें हैं भाई, ये तुलसीदास जी की लाइनें हैं। तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको बताऊं, तुलसीदास जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जातीय कवि इन्हें कहा जाता है, ठीक है, जातीय कवि, और लोकमानस का हंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है, जातीय कवि इन्हें कहा जाता है। और तुलसीदास के बहुत सारे उपनाम हैं, तो तुलसीदास के उपनाम पढ़ के जाना। साथ ही साथ तुलसीदास की जो हमें रचनाएं देखने को मिलती है, सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं रामचरितमानस, ठीक है, रामचरित्र, ठीक है, रामचरितमानस भाई, ये इनकी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका भी इन्हीं की है। एक कवितावली आती है, ठीक है, कवितावली, ये तीनों ही इनकी है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, तुलसीदास जी की है, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरित जो मानस है अवधी भाषा, ठीक है, इस चीज को नोट करना, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। बाकी विनय पात्रिका भाई, विनय पात्रिका लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में। और कवितावली भी कैसी लिखी गई है, ब्रज भाषा में। तो ये चीजें नोट करना, कवितावली और रामचरितमानस किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन यहीं से आता है किस भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास जी के बारे में जानकारी ये है। आकाश पाताल के बीच लगने वाले चिन्ह, तो आकाश और पाताल, ठीक है, आकाश और पाताल, इसके बीच में ऐसा लगा हुआ था भाई चिन्ह, यहां पर टाइप नहीं हो पाया, जैसे बोला भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, ठीक है, दिन रात, दिन और रात, इनके बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहा जाएगा भाई, इनके बीच में जो चिन्ह लगेगा इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब योजक चिन्ह ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है भाई, ठीक है, योजक चिन्ह क्या होता है। और परसों मैंने थोड़ा सा एक चीज गलत बता दी थी, उस चीज को करेक्शन करना, ठीक है, मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन कह दिया था। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा होता है ना, कभी कभार जब रिकॉल नहीं हो पाता है तो गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैंने उस दिन बोला था कि हिंदी में जो 20 विराम चिन्ह है कामता प्रसाद गुरुजी ने दिए थे, ठीक है, मैंने उस दिन बोला था जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जो गलती से बोल दिया था, लेकिन उस चीज को करेक्शन करके लिखना, ये कामता प्रसाद गुरुजी ने, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने दिए थे, ठीक है। कितने बोला था इन्होंने, 20 विराम चिन्ह है भाई, 19 मानते हैं, हिंदी से ये इंग्लिश से लिए गए हैं। एक जो पूर्ण विराम है सबसे अधिक जो इस्तेमाल होता है ये हिंदी का ही है, तो बार बार ये रटा दिया है। अब एग्जाम में आएगा तो ये गलत तो नहीं हो सकता आपका। इसके अलावा, ठीक है, तो विराम चिन्ह की बात करें, विस्मय आदि बोधक, कल आपको बताया था, हर्ष, उल्लास, खुशी, गम, दुख, कभी भी ऐसे अगर मनोभाव प्रकट करने हो, कौन सा विराम चिन्ह आएगा भाई, विस्मय आदि बोधक। कैसे आएगा, इसमें क्या होता है, ये आश्चर्य, मनोभाव, जैसे मैंने बोला वाह,
कितना अच्छा दृश्य है, ठीक है, तो वाह के बाद ही आ जाएगा। मैंने बोला शाबाश, शाबाश, ठीक है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। छी बोला, छी छी, तो क्या आ जाएगा, ये सब इसमें आदि बोधक आ जाएगा। ये क्या करता है, मनोभाव के आपको दिखाता है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, जिसको इंग्लिश में आप कॉमा कहते हो, ठीक है, इंग्लिश में कॉमा हो जाएगा, यानी किसी भी जब थोड़ा सा रुकने का समय होता है तब अल्प विराम इस्तेमाल होता है। उद्धरण चिन्ह, यानी उद्धरण चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा भाई, जो सेम कथन को, किसी के कथन को लिखना होता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। जैसे वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, तो कोट कर हम बोल रहे हैं। ये लाइन हमें पता है किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जी की है, तो ये लाइनें जो है आपके उद्धरण चिन्ह के अंतर आएंगी। एक होता है आपका लोप चिन्ह भाई, ठीक है, हंस पद, सॉरी, ठीक है, हंस पद। हंस पद मतलब जब आपका कोई छूट जाता है, ठीक है, कहीं पर हम बोलते नहीं त्रुटि बोधक या हंस पद, तो ये इस तरीके का होता है भाई, ठीक है, त्रुटि बोधक या हंस पद इसको कहा जाता है। एक आता है आपका लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह, तो ये आपको कमेंट कर बताना है लोप चिन्ह कैसा होता है। देखिए मैं विराम चिन्ह बहुत बार कराता हूं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, तो द्विकर्मक क्रिया भाई, सबसे पहले द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, कहीं पर भी क्रिया में दो कर्म उपस्थित होने चाहिए, सिंपल है भाई, दो कर्म होंगे तभी तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और आपको यह समझना है कि कर्म जब दो कर्म मिलकर किसी क्रिया को समाप्त कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली दो द्विकर्मक क्रिया है। तो प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको, प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, तो क्या दिया भाई, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, आंसर मिल रहा है, क्या दिया, पुरस्कार दिया, ठीक है, प्रधानाचार्य जी ने क्या दिया, पुरस्कार दिया, किसको दिया, विद्यार्थियों को दिया। तो क्या प्लस किसको, ठीक है, क्या प्लस किसको, दोनों का ही उत्तर अगर हमें मिल रहा है तो क्रिया कैसी हो जाती है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। मतलब द्विकर्मक क्रिया को पहचानते हैं ऐसे, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया नहीं हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया को ऐसे ही पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, तो किसने दिया, ये आपका क्या एक क्रिया है, ठीक है, जहां पर दो कर्म होंगे, ठीक है, तो दो कर्म है भाई, प्रधानाचार्य ने दिया, क्या दिया, पुरस्कार दिया, किसको दिया, विद्यार्थियों को दिया, ठीक है, तो प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, तो दो कर्म है भाई, सीधा सीधा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाता हूं, तो मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ाता हूं, मैं एक तो आपको पढ़ाता हूं, एक कर्म तो ये हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरा क्या है, कैसे पढ़ा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं। तो ये दोनों में अंतर समझिए भाई चीजों को, ठीक है, मैं आपको पढ़ा तो रहा हूं लेकिन किससे पढ़ा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूं। या मैंने बोला कि यहां पर प्रधानाचार्य ने दिया, क्या दिया, पुरस्कार दिया, किसको दिया, विद्यार्थियों को दिया। तो ये चीजें समझनी है। ऑप्शन बी भी देख लेते, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, तो वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं भाई, यहां पर दो कर्म हुए, कहीं पर दोनों ही तो घूमने जा रही है, ठीक है, एक ही क्रिया तो हो रही है आपकी, एक ही कर्म हो रहा है, ये दोनों वंदना और सीता आपके जो ये हो जाएंगे, ठीक है, वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, कहीं पर दो कर्म का इस्तेमाल हुआ, ये तो आपको देखकर भी लग रहा होगा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, तो पंकज क्या खाता है भाई, मिठाई खाता है, प्रतिदिन खाता है, ठीक है, क्या मतलब यहां पर भी आपका दो कर्म नहीं है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, भाई मनीष चाय भी पीता है, दूध भी पीता है, हम क्या करें भाई, ठीक है। तो यहां पर प्रधानाचार्य जी ने मनीष, एक ही यहां पर क्या है, एक ही कर्म है, तो जहां पर भी द्विकर्म होंगे तो इनमें से क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो मनीष चाय और दूध दोनों पीता है, अच्छी बात है भाई, मनीष को चाय और दूध दोनों पीने चाहिए, ठीक है। आप क्या पीते हो ये आप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग, अगर मैं बात करूं भुजंग किसका होता है भाई, ठीक है, भुजंग किसका पर्यायवाची होता है, कभी सुना है फणी, ठीक है, फणी सुना है, फणी, फणी, या उरग सुना है, उरग, ठीक है, उरग सुना है, ठीक है, या फिर आपने सुना है पन्नगा, ठीक है, पन्नग सुना है, ये सब पर्यायवाची होते हैं आपके जो पर्यायवाची हैं। भुजंग ये किसका पर्यायवाची नहीं है, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, यहां से आपसे पूछ रहा है ना, नहीं है, तो नहीं है तो इसका गरुड़ नहीं होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, इसका गरुड़ नहीं है होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको चीज देखनी है भाई, जो उरग पर्यायवाची है वो होता है व्याल का, सर्प का, पन्नग का, इन तीनों का पर्यायवाची जो हो जाएगा भुजंग हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों का पर्यायवाची है। फणी जो है जो आपका फणी है ये भी किसका होता है, फणी भी सांप का होता है। इसी के साथ साथ और क्या होते हैं भाई इसके पर्यायवाची, ठीक है, विषधर, ठीक है, मैंने बोला विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर, विष को कौन धारण करेगा, सामी तो धारण करेगा। साथ ही साथ मैंने बोला आपको पन्नग, उरग, ठीक है, पन्नग भी बोला, पन्नग आपको लिखा हुआ है ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, पन्नग भी इसका ही होता है।
और अही भी इसी का होता है, ठीक है। तो अही पूछा गया था एक बार एग्जाम में, अही किसका पर्यायवाची है, तो अही जो हो जाएगा आपका सांप का पर्यायवाची है। तो ये सांप के पर्यायवाची नोट करके लिखना, व्याल, सर्प, पन्नग, फणी, उरग, विषधर और अही, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सांप के पर्यायवाची है। इसके अलावा गरुड़, ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ के पर्यायवाची भाई, गरुड़ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, गरुड़ के पर्यायवाची लिखेगा खगेश, पन्नगारी, उरगारी, ठीक है, खगेश, खगेश, पन्नगारी, ठीक है, पन्नगारी, ठीक है, पन्नगारी, उरगारी, ठीक है, उरगारी, ये सब किसके पर्यायवाची है भाई, ये हो जाएंगे गरुड़ के पर्यायवाची, ठीक है। पन्नगारी, उरगाड़ी, हरियान, ठीक है, हरियान, ये सब किसके हैं, ये गरुड़ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा गरुड़ को क्या कहा जाता है, वातनेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, वातनेय तो पूछा गया था एक बार एग्जाम में, वातनेय, ठीक है, वातनेय किसका पर्यायवाची है, तो वातनेय जो हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा सुपर्ण, खगपति, ठीक है, सुपर्ण, सुपर्ण और खगपति, ये भी इसी का होता है, ठीक है, खगपति, तो ये सब पर्यायवाची होते हैं आपके गरुड़ के पर्यायवाची, ठीक है। तो गरुड़ इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गरुड़ नहीं है पूछ रहा था ना, तो क्वेश्चन को समझना है, जब भी बताया नहीं है आता है तो अंडरलाइन करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर मैं बात करूं गिरीश का, गिरीश, ठीक है, गिरीश का संधि विच्छेद तो यानी क्या हो जाएगा, गिरी धन ईश, ठीक है, गिरी धन ईश, ये इसका सॉरी संधि विच्छेद हो जाएगा। अब संधि कैसे पता लगी, यहाँ पे ई धन ई, कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई, तो संधि कौन सी बनी यहाँ पर, दीर्घ संधि, ठीक है, संधि कौन सी बनी भाई, दीर्घ संधि बनी ना, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी गिरीश में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगा, और गिरीश का संधि विच्छेद पूछेगा तो गिरी धन ईश इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। तो उच्च श्वा, उच्च श्वा यहां पर इस तरीके से लिखा जाएगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो भाई गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी में है उच्च श्रवा, उच्च श्रवा, ठीक है, उच्च श्रवा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा अगर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पर उच्च श्रवा, ठीक है, श्रवा, ठीक है, उच्च श्रवा। तो इस चीज को देखिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि उज्जवल आ जाएगा, ठीक है, उज्जवल जो बार बार एग्जाम में आता है ना, उज्जवल, दोनों ही जौ आधे आते हैं, उज्जवल, ठीक है। इसी प्रकार से हमने बोला उज्जवल के अलावा मैंने आपको बताया था प्रज्वलित आया था अभी आपके हाल के एग्जाम में, ठीक है, प्र और जौ, इसमें जौ एक ही आएगा, ठीक है, इसमें जौ एक ही आएगा, प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्या आता है, अहल्या, ठीक है, अहल्या बताया था ना परसों आपको, ठीक है, आधा लॉ आएगा यहां पर। इसी तरीके से मैंने आपको उस दिन बताया था प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि, ये सब में छोटी ई की मात्रा आएगी। इसी के साथ साथ आपको बार बार एग्जाम में आता है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाएगा, ये इस तरीके से यहां पर लिखा जाएगा। और क्या क्या लिखा जाएगा भाई, ठीक है, और क्या क्या यहां पर आप कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा, समुज्वल, एक आया था समुज्वल, ठीक है, वल, ठीक है, समुज्वल, अगर समुज्वल आ जाए तो सौ मुंह आधा जौ, दोनों ही जौ आधे आएंगे, इस चीज को नोट करके लिखना, समुज्वल आएगा तो समुज्वल की जो वर्तनी है इस तरीके से लिखा जाएगा। एक आता है उत्तरदायी, ठीक है, ठीक है, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, दाई, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं भाई। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिताजी हैं, ठीक है, कैसा प्रकार का वाक्य है, तो व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिताजी हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, आपसे ये चीज समझनी है कि किस प्रकार का वाक्य है। बात करें रचना संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, फिर से सरल, संयुक्त, मिश्र। तो यहां पर क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे, डेली अगर आप देख रहे होंगे, तो आज तो देखो भाई प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, कुछ छात्र बोलते हैं ना कि सर आप ये वाले क्वेश्चन में स्किप कर देते हो ऐसे, तो प्रैक्टिस सेट क्या है, इन द सेंस आपको सीधा सीधा समझना है, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो। ऐसा तो है नहीं भाई, आप में से कितने लोग हैं ऐसे कि जो लोग ने कुछ पढ़ा नहीं है, सिलेबस नहीं पढ़ा है, सीधा प्रैक्टिस सेट देने आ रहे हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है भाई। प्रैक्टिस सेट आदमी कब देता है, जब उसने सिलेबस पढ़ा हो, पूरा चीजें उसे आती हो, मतलब उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी तो प्रैक्टिस सेट दे रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अब क्या है भाई, आपको खेलना नहीं आता, आपने बोला चलो भाई आईपीएल में ट्रायल दे देता हूं, सीधा आप चले गए मैच खेलने,
ठीक है, मैच खेलने चले गए, आपने बोला यार प्रैक्टिस है कि थोड़ा बहुत क्या करता हूँ नेट्स में खेल लेता हूँ। अब आपको पैड पहनना आता नहीं, ठीक है, आपको भागना आता नहीं, फिजिकल आपका कुछ जीरो है, तो आपने सीधा भाई किस तरीके से चले गए वहां पर, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बचपन में आपको पता है भाई पैड पहनकर दौड़ना पड़ता है, हाथ घुमाना पड़ता है, तो ये सब बेसिक्स है। जब प्रैक्टिस सेट आप दे रहे हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी छात्र जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहा है, पहले आप अपने बेसिक्स सही करके आइए, तब जाकर प्रैक्टिस सेट दीजिए। तो यहां पर बेसिक्स का क्या फंडा है, इतने दिन से समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे उसके व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी है, वैसा जैसा, यानी यहां पर क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। ऐसा किसमें होता है, जब एक प्रधान उपवाक्य होता है दूसरा उस पर आश्रित होता है। ऐसा किसमें बताया था मैंने, ऐसा बताया था मिश्र वाक्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा है, कैसा है, जैसे उसके पिताजी है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रहा है, तो ये किसमें हो जाता है, आपका मिश्र वाक्य में हो जाता है। तो इस चीज की डेफिनेशन नोट करके लिख सकते हैं। और मिश्र वाक्य की पहचान बताइए आपको किस तरीके से होता है। एक तो आपके पास आ जाता है की, ठीक है, एक आपके पास पहचान आती है इसकी की, दूसरा जब तब, ठीक है, जब तब या जैसा वैसा, जैसा वैसा, ये सब इसी की पहचान है, ठीक है, ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, ठीक है, ये सब इसी की पहचान है। सरल वाक्य परसों ही बताया, कल भी बताया, एक उद्देश्य एक विधेय होगा तो सीधा सीधा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। एक उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा तो सरल वाक्य हो जाएगा। बाकी संयुक्त वाक्य में बताया है, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, बीच में समुच्चय बोधक अव्यय के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि और, एवं, किंतु, परंतु, और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनके प्रकार से वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सब से वो बीच में जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, भाई तद्भव क्या होता है, तद्भव शब्द आपको बताया ना, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो आपके हिंदी शब्द होते हैं। अगर बात करें तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द कहा जाता है हिंदी शब्दों को, यानी जो हिंदी में, संस्कृत के हिंदी में प्रचलित शब्द है उनको तद्भव कहा जाएगा। तो तत्सम क्या होगा, तत्सम यानी संस्कृत शब्द। तो यहां पर आपको बताना है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द का चयन करें। तो कटक का अगर देखेंगे तो कटक, भाई कटक कैसा है, कटक तत्सम शब्द है ना। क्यों है तत्सम शब्द, क्योंकि कटक का हमें पता है क्या हो जाएगा, सेना, ठीक है, सेना इसका तद्भव हो जाएगा। भाई कटक संस्कृत में सेना को कहेंगे और हिंदी में मतलब तद्भव में सेना कहेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ठीक है, नासिक परीक्षण कान, तो कान आपका क्या हो जाएगा भाई, कान आपका तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, कान आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कान का हमारा तद्भव क्या होता है, कर्ण, ठीक है, कान का क्या होता है, कर्ण। तो ये सब आपके तद्भव हैं, ठीक है। नासिका ये तद्भव शब्द हो जाएगा, परीक्षण ये भी तद्भव शब्द हो जाएगा, लेकिन जो कान है आपका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव की बात करेंगे तो कर्ण इसका तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज और समझाई थी उस दिन कि जब भी तत्सम तद्भव आ जाए ना, इन चीजों को हमेशा से याद रखना, जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, क्ष, त्र, ठीक है, ज्ञ, अक्सर ये क्या होते हैं आपके 99% टाइम ये तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, 99% टाइम क्या होंगे, तत्सम शब्द। इसके अलावा जो चंद्र बिंदु होता है ये कहां पर आता है, ये तद्भव शब्दों में आता है, ठीक है, तद्भव शब्दों में। इसके अलावा तत्सम में क्या आता है, आधार रौ, ठीक है, जैसे मैंने बोला ग्रह, ग्रह, ये रौ आधा दिख गया, तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हृदय, ठीक है, हृदय, हृदय, तो ये आधार रौ दिख गया, तो यहां पर क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। तो ये चीजें छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पगड़ी रख, पगड़ी रख घी चख लोकित्ती का अर्थ, ठीक है। तो पगड़ी रखकर घी चख लोकित्ती का अर्थ है 10 मान सम्मान की जीवन का आनंद है, पढ़े लिखकर अनुभवहीन होना, निर्लज होकर कुछ पाना। थोड़ा सा क्वेश्चन यार गलत टाइप हो गया है, ठीक है, गलत टाइप क्या हो गया, मतलब पीपीटी अच्छे से बनी नहीं है, तो इस चीज को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना ही है, पगड़ी रखकर घी चख लोकित्ती का अर्थ है, तो पगड़ी रखकर घी चख लोकित्ती का अर्थ आपको बताना था। तो इसका क्या है भाई, पगड़ी रखकर घी चखना लोकित्ती का अर्थ क्या है कि निर्लज होकर, सीधा सीधा यहां पर इसका है निर्लज होकर कुछ पाना, मतलब पगड़ी रखकर घी चखना। आपने बोलता नहीं यार, अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा शादी ब्याहों में, दामाद जी या फिर जो भी होता है एक बुड्ढा सा एक्टिंग कर रहा होता है कि मैं अपनी पगड़ी आपके हाथ पैरों में रख देता हूं, इस टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है, निर्लज होकर कुछ भी पाना। बोलते नहीं कि यार इसने अपनी पगड़ी साग पर रखकर ये सब कुछ कर दिया, यानी निर्लज होकर पा लिया। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा क्यों करेगा भाई, ठीक है, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए अगर आप स्वाभिमानी व्यक्ति हो, आपको ये पेपर मिल जाता है, ठीक है, आपको कोई बोलता है यार वीडियो का पेपर मेरे पास आ गया है, आपको पता है कि वीडियो का पेपर अगर आप उसके पास आ गया, चाहे वो झूठ बोल रहा हो सच बोल रहा हो उसे नहीं पता है, पेपर लीक हो गया मान लीजिए,
लेकिन आपको पता है यार कि अगर पेपर मैंने लीक करा, अगर मैंने पर्चा देख लिया, तो अभी जो बच्चे डिबार करें ऐसी मेरे को भी डिबार कर सकती है आयोग, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने कहा ना भाई मुझे नहीं चाहिए पेपर, पेपर को तू ही रख ले, मैं क्या करता हूं, मैं ये बात जो है एसटीएफ को जाकर बता देता हूं। या फिर आपने क्या करा, निर्लज्ज होकर जो है घी चख लिया, मतलब कि आपने क्या करा, आपने कहा फर्क नहीं पड़ता यार, चुपचाप जो है मैंने अपने आप साइड से रख लिया, पेपर में चीटिंग कर ली, नकल कर ली, सिलेक्शन पा लिया। तो ये सब इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई विशेष व्यक्ति वस्तु का जो बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। डेली बता रहा हूं, विशेष व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए। अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, क्या यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल है यमुना। क्यों है यमुना? क्योंकि बताया था यमुना एक ही तो नदी है। अगर मैं बोलूं यमुना तो आपको सीधा याद आ गया, वही यमुना जो बंदरभूज ग्लेशियर से निकल रही है, वही यमुना जिसकी उत्तराखंड में लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है, वही यमुना जिसको कहां पर है, देहरादून में, वही यमुना जिस पर अनेकों परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? खोदरी परियोजना है इस पर, ठीक है, सॉरी इस पर कौन कौन सी परियोजना है यमुना पर? ढालीपुर ढकरानी परियोजनाएं है, ढकरानी परियोजना है, कुल्हाल परियोजना है। तो सीधा आपको याद आ गया यमुना एक व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति है। जैसे मैंने बोला गंगा, गंगा बोला तो आपको पता लग गया, अच्छा गंगा राष्ट्रीय नदी, इसको कब घोषित करा था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। तो आपको पता लग गया भाई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं, यहाँ पर ये नहीं कि सबके साथ मैं ऐसे बता रहा हूं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानकारी आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गंगा बोलने से मैं गंगा ही बोल देता, आपको ये बता रहा हूं, अगर नहीं आता तो नोट करके लिख लीजिए, राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर को घोषित की गई है, ठीक है। यमुना की लंबाई भी पता लग गई है बातों बातों में। अब जो यहाँ पर है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पर नदी, नदी से आप क्या समझे भाई? नदी से कुछ समझे? नदी से सभी जाति समझे। तो डेली करा रहा हूं, आज नहीं कराऊंगा, उम्मीद हार चुका हूं, मैं हिम्मत हार चुका हूं भाई डेली करा करा के। नदी से आप क्या समझे? समस्त नदियां, सारी नदियां, सरयू, काली, गौरी, गंगा, कुछ भी बोल दिया, लेकिन स्पेशल बोला व्यक्तिवाचक, तो एक प्रॉपर नदी आप समझ गए। इसके अलावा गाय क्या है भाई? गाय, तो गाय आपकी व्यक्ति है या जाति है? मैंने बताया गाय व्यक्ति, गाय व्यक्ति हो सकती है। अगर मैं जानवर बोलूंगा, ठीक है तो जानवर भी कोई प्रकार का हो सकता है, वो भी जातिवाचक है। गाय मैंने बोल दिया, क्या पता जर्सी गाय है ना, क्या पता देसी गाय है भाई, क्या पता पहाड़ी गाय है, क्या पता अफ्रीकन गाय है, क्या पता कैसी गाय है। तो गाय की यहां पर जातियों का बोध हो रहा है, समस्त गाय जातियों का, तो गाय कैसा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आम है, परसों ही आम का एग्जांपल दिया था, तो आम तो आपको पता ही नहीं है कैसा आम है, चौसा है, लंगड़ा है, बंबई है भाई, तो आम तो वैसे भी जातियों का बोध करा रहा है, ठीक है। तो आम तो आपकी समस्त आम की जातियों का बोध कराएगा। और पहाड़, भाई पहाड़ का भी नहीं पता है कौन सा पहाड़ है, नंदा देवी पहाड़ या धौलीगंगा पहाड़, जो भी पहाड़ है आपके, कामेत पर्वत है, कौन सा पहाड़ है भाई, ये तो बताओ ना। तो जब जहां पर भी निश्चितता का बोध नहीं होगा, वो समस्त जातियों का बोध कराएगा, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जो समस्त उसका बोध कराएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान है, सबसे पहले अगर टेबल भूल गए तो टेबल याद करो भाई। टेबल क्या बताई थी आपको? क, च, ट, त, प, ठीक है। यानी इसकी टेबल आपको क्या बताई थी? KTM 2, KTM 2, ठीक है, KTM 2। तो कोई अपने पापा से कह रहा है, अपने भाई से कह रहा है, किसी से भी कह रहा है KTM 2, क्यों दो भाई KTM? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया तुम्हें KTM दे दें, ठीक है। आपने क्या करा भाई, पेपर निकाल दिया है तो खुद ही ले लो, ठीक है। तो यहां पर KTM 2 यहां पर बात कर रहे हैं, तो KTM 2 से क्या बनेगा, ठीक है, KTM 2 यहां पर बन चुका है। तो इससे पहले भी आपको बताया था KTM 2 से आपका किस प्रकार बन जाएगा भाई, यहां पर आपको नोट करके लिखना है, K फॉर कंठ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। इसका KTM T से तालु हो जाएगा, ठीक है, T फॉर तालु, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? टॉ फॉर टी, KTM, M फॉर मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। यार थोड़ा सा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है भाई मुझे, ठीक है। तो जो भी वर्तनी को अगर जज करता हो तो भाई कर सकते हैं आप लोग। बाकी मेरा थोड़ा हिंदी राइटिंग इंग्लिश मीडियम से है, मैंने बताया था, बार बार ये बात मैं बोलता हूं। तो हिंदी को वर्तनियां लिखने में गलतियां नहीं होती है, ठीक है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वर्तनियां, उन्हें मैं गलत नहीं लिखता हूं। बाकी ये मूर्धन्य वर्धन्य ना थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है, तो माइनर मिस्टेक है भाई, इस चीजों को होप सो आप माइंड नहीं करोगे। बाकी भावनाओं को आप समझ जाते हो, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं भाई यूट्यूब में देखकर, उसे अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि भाई अब कोई पढ़ा रहा है, उसे आप रिस्पॉन्स दोगे तो अच्छा लगेगा ना। मतलब रिस्पॉन्स मतलब मुझे भी तो पता लगना चाहिए आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आप कमेंट करते हैं तो बहुत थैंक यू उस चीज के लिए, ठीक है। तो लगातार आप लोग लाइक करें भाई क्लास को, ठीक है। कमेंट ना भी करेंगे, चाहे कमेंट और लाइक, ठीक है, मैं सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलता। छात्रों का क्या होता है ना, आपको पता है, मैं शेयर के लिए बोलता, क्योंकि मुझे पता है, अक्सर पता है ये दुनिया का कड़वा सत्य है, मैं शेयर के लिए क्यों नहीं बोलता। आप ये बताओ, सच से ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलना, आपने कितनी पढ़ाई वाली वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करी है भाई?
इस कंपटीशन के जमाने में कोई किसी को शेयर क्यों करेगा? बोल दो ना टीचर ऑनलाइन लाइव आते ही शेयर कर दो, ठीक है, हम भी बोलते हैं, ट्रेंड है वो बोलना है। लाइव आ रहे हो तो अलग चीज है, लाइव आते हुए तो आपको देखने में, लेकिन कोई किसी को पढ़ाई वाली वीडियो नहीं शेयर करता, ये हरेस ट्रूथ है, ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। बाकी आप इंडिविजुअल अगर देख रहे हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये आपका काम है, ठीक है। बाकी एम फॉर आपको बताया मूर्धन्य, डी फॉर दंत्य, दंत्य बताया भाई, ओ फॉर ओष्ठ, ठीक है, ओ वर्ग ओष्ठ का हो जाएगा। तो ये सब आपने देख लिया, KTM 2, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। तो टॉ आपका वर्ग कौन सा है? टॉ वर्ग हो जाएगा आपका मूर्धन्य, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई आपका मूर्धा, ठीक है। तालु, तालु आपको पता है, तालु से कौन सा हो जाएगा? चौ वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा तालु से भाई किस किस का होता है? तो मैंने आपको बताया तालु से यौ हो जाएगा, ठीक है, यौ, शलजम वाला शौ, ये किससे होता है इसका उच्चारण स्थान? तालु से। इसके अलावा मूर्धा से री, ठीक है, री का उच्चारण स्थान कैसे हो जाएगा भाई? री का मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। कंठ से, कंठ से हौ कहां से हो जाता है? हौ, आपने बोला हौ, कंठ से इसका उच्चारण होगा। दंत्य से डी, ठीक है, तो दंत्य से आपने देखा तौ वर्ग, ठीक है, तौ वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो नहीं है बताना है भाई, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो प्रथम राजभाषा आयोग 7 जनवरी 1925, बिल्कुल सही, बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बीजी खैर, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग कब का हो जाएगा? प्रथम राजभाषा आयोग 7 जनवरी 1955 का, ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग भाई, इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर जी थे, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति 16 नवंबर 1956, संसदीय राज, अच्छा ठीक है, गलत नहीं है ना, तो यही गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति 16 नवंबर 1956 की ना होकर कब की हो जाएगी? ये हो जाएगी 1976 की, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1976 की। अब तिथि मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि तिथि कंट्रोवर्शियल है, फिर से कह रहा हूं, तो तिथि में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी, लेकिन जो संसदीय राजभाषा समिति है 1976 की हो जाएगी। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम भाई, राजभाषा अधिनियम कब का है? 1963 का हो जाएगा। यहीं पर आपको थोड़ा सा एक और चीज नोट करनी है इसके अलावा, ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी समिति है, कब की है? केंद्रीय हिंदी समिति लिखेगा 1967 की, ठीक है, नोट करके लिखेगा, केंद्रीय हिंदी समिति कब की है? 1967 की। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भाई, ये कब का हो जाएगा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये आपका हो जाएगा 1960 का, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब का है? 1960 का। केंद्रीय हिंदी समिति कब की हो जाएगी? 1967 की हो जाएगी। इसके अलावा संसदीय राजभाषा आयोग, ठीक है, संसदीय राजभाषा आयोग, ये तो समिति हो जाएगी। इसके अलावा संसदीय राजभाषा आयोग, ठीक है, ये अलग अलग है, ये समिति है, वो आयोग है। आयोग, अगर संसदीय राजभाषा आयोग की मैं बात करूं, इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1957 को हुआ था, 16 नवंबर 1957। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जीवी पंत जी हैं भाई, जीवी पंत जी की अध्यक्षता में ये गठन हुआ था, ठीक है, तो इस चीज को नोट करके लिखना है, संसदीय राजभाषा अधिनियम, ठीक है, संसदीय राजभाषा आयोग, सॉरी, ठीक है, संसदीय राजभाषा आयोग, ठीक है, कब का है? 16 नवंबर 1957 और गोविंद बल्लभ पंत से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। तो ब्रज भाषा, अगर बात करूं, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? आपको पता है, ब्रज भाषा आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो कब कब है भाई, कब कब है, यानी कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी और ब्रज और हरियाणवी, जिसे कुरु भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। जो पश्चिमी हिंदी है, अगर बात करें पश्चिमी हिंदी, तो किससे विकसित हुई है भाई? सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। बाकी बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से हुई है, और आपको पता है अर्धमागधी से कौन सी हुई है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी पूर्वी हिंदी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो आपके उपसर्ग है भाई, शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में कौन सा? अभिरुचि, अभिरुचि में उपसर्ग क्या है? अभि और रुचि, ठीक है, अभि धन रुचि एक शब्द हो गया, तो अभी इसमें उपसर्ग है। अभिगमन, तो अभि और गमन एक शब्द है, अभि, ठीक है, तो इसमें अभि उपसर्ग हो गया। अभिनव, ठीक है, अभि धन नव, तो यहां पर एक क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। फिर से अधिक, अधिक धन को कुछ होता है? नहीं होता है, तो उपसर्ग रहित शब्द आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह है आपका हिंदी का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं जो आपको सॉल्यूशन है अच्छा लगा होगा। बाकी आपकी जो बच्चे भी दूसरे बैच से जुड़े हुए हैं ना, जो आपके 5 तारीख वाले बैच से, आपको भी बता दूं, जो 5 तारीख के बैच से जुड़ना चाहता है, 5 जून से
5 जुलाई तक एक बैच चल रहा है, ठीक है, लास्ट अंतिम बैच है ये आपका वीडियो का 5 जून से 5 जुलाई। तो इसमें थोड़ा सा आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा भाई सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपका ना ये दो थोड़ा सा पैरेलल में हो गए हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्लैश कर गए दोनों बैच, तो पैरेलल में हो चुके हैं। जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका सॉल्यूशन जो है जल्दी बन जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।